Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो स्टूडेंट्स, सो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने एसोसिएशन के बारे में बात करी थी। चाहे हमारे पास कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल हो या डिस्क्रीट वेरिएबल हो या हमारे पास रैंक्ड डेटा हो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, अगर हमारे पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें से डेटा के बीच में उनके आपस में किस तरह का उनका संबंध है, इसकी स्टडी करने की कोशिश करी थी। तो अगर हमारे पास बाईवेरिएट डेटा है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनके आपस में जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसी है, और ख़ास तौर पे जब आपको याद होगा जब हमने कॉरेलेशन कोएफिशिएंट की बात करी थी तो हमने लीनियर रिलेशनशिप की बात करी थी, राइट। और उसी तरह आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी होती हैं, और लेकिन जो हमारा कॉरेलेशन कोएफिशिएंट होता है ये हमारा डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बताता है। और जब भी कभी मैंने आपको डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश करी, मैंने हरदम उन पॉइंट्स के बीच में से होती हुई मैंने एक लाइन बना दी थी, राइट। अब एक सवाल ये आता है मेरे सामने, मैं हर बार आपको हाथ से एक लकीर बना देता था और मैं आपको डिग्री की बात करता था कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है, कम है, ज़्यादा है, हम उसको कॉरेलेशन कोएफिशिएंट से हम उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी इच्छा ये भी है कि वो जो हम लाइन बनाते थे उसकी इक्वेशन क्या होगी? और वह जो लाइन है ना, अगर मैं आपको पहले बता दूं कि क्या चीज़ थी, वो आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल था। अब जैसे ही मैं स्टैटिस्टिक्स के मॉडल का मैं नाम लेता हूँ, लोगों के मन में एक कौतूहल जाग जाता है कि ये मॉडल कहाँ से आ गया, राइट। क्योंकि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग तो बहुत ही फेमस और पॉपुलर वर्ड है जो हर कोई निकालना चाहता है। हर आदमी, हर इंसान अपने डेटा से एक स्टैटिस्टिकल मॉडल निकालने की कोशिश करता है। अब अगर हम बात करें कि ये स्टैटिस्टिकल मॉडल होता क्या है, मॉडल का मतलब होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन। अब वह जो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या दिखाएगी आपको, तो हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने स्कैटर डायग्राम बना करके, स्मूथ स्कैटर प्लॉट इत्यादि बना करके अपने डेटा पॉइंट की लोकेशन को तो देख लिया, लेकिन क्या कोई एक ऐसा कर्व या लाइन नहीं होना चाहिए जो उस डेटा को मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश करे कि अगर उनके बीच में एक लीनियर ट्रेंड है तो एक लाइन ऐसी होनी चाहिए, अगर आपका ट्रेंड डिक्रीजिंग है तो एक लाइन ऐसी होनी चाहिए, और जैसा जैसा आपको वो डेटा के पॉइंट दिखाई पड़ते थे, कुछ उसी से मिलता जुलता आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होना चाहिए। और मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसमें उस डेटा की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा वो एक जो डेटा का पैटर्न बनेगा, वह डेटा का पैटर्न और जो हम रियल लाइफ में डेटा का पैटर्न देख रहे हैं, दोनों को बहुत कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि दोनों को आइडेंटिकल होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिकल होना कठिन होता है, तो हम कहते हैं कि काफ़ी हद तक उसको आपस में मिलना जुलना चाहिए। अब बात ये आती है कि जब हमको डेटा दिया गया है तो उसकी बेसिस पे हम ये इक्वेशन कैसे निकाल लें, और अगर हम इक्वेशन निकाल लेते हैं तो हमको मॉडल मिल जाता है। तो देखिए, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में हम अपनी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमको आसमान से कोई आकर के बता देता है कि इस वाले में ये इक्वेशन लगेगी, या इसमें लीनियर इक्वेशन लगेगी, या इसमें पैराबोलिक इक्वेशन लगेगी, या इसमें कोई और मैथमेटिकल फॉर्म लगेगा।
सबसे पहला तो काम आपका यही होता है कि जो आपने अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है ना, सीखा है ना, बहुत सारे आपने ग्राफिक्स बनाने सीखे हैं, उन ग्राफिक की सहायता से सबसे पहले जरा अपने डेटा के अंदर किस तरह का संबंध है, किस तरह की रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। और जब वो आपको समझ में आ जाए, उसके बाद अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज का, गणित की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए यह देखिए कि ऐसा हमारा कौन सा एक मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है, एक कर्व हो सकता है जो उस डेटा के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से हमको बताएगा। अब हम क्या करते हैं, उस डेटा का जो बिहेवियर बताने वाला जो हमको सबसे एप्रोप्रिएट फंक्शन लगता है, उसको हम मान लेते हैं कि यह फंक्शन हमारे जो डेटा का बिहेवियर उसको बताएगा। और फिर हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन में जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं। और जब हमको उस फंक्शन के पैरामीटर्स मिल जाते हैं तो हमको एक स्टैटिस्टिकल मॉडल मिल जाता है। और स्टैटिस्टिकल मॉडल का आप अगर एप्लीकेशन सोचिए तो बहुत सारा हो सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि आप अगर एक एग्रीकल्चरल का भी एक्सपेरिमेंट लें, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जैसे हम अपनी फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को, खाद की क्वांटिटी को अपने खेत में बढ़ाते जाते हैं तो एक लिमिट तक हमारी पैदावार बढ़ती जाती है। ऑब्वियसली आप अगर एक लिमिट के बाहर आप अगर खाद डाल देंगे तो आपकी पूरी फसल ख़राब भी हो जाएगी। तो यहीं पर आपको सांख्यिकी का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है। लेकिन हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी फर्टिलाइज़र की, खाद की क्वांटिटी बढ़ रही है, हमारी जो पैदावार है वो भी बढ़ रही है। और ऐसी अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कि आपको मैंने कई बार ये करके भी दिखाया है और आज करके भी दिखाएंगे कि हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ने के घंटों की संख्या बढ़ती जाती है, उनके इम्तहान में नंबर बढ़ते जाते हैं। अर्थात हम ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई करता है, ज़्यादा घंटे पढ़ाई करता है, उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्या ये सही है? अब सही तो है ही है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो कि ऐसा ही होता है। लेकिन क्या इन नंबरों के बीच में और जो हमारे पढ़ने के घंटे हैं उनके बीच में क्या हम कोई एक मैथमेटिकल संबंध निकाल सकते हैं? सवाल मेरा ये है। या अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम खेती की बात करते हैं, तो हमारा जो भी आउटपुट होता है, जो भी हमारी पैदावार होती है, वो बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र हो, क्वालिटी ऑफ सीड हो, जो हमारे बीज की कौन सी क्वालिटी मैंने वैरायटी चूज़ करी है, बीज की क्वांटिटी कितनी यूज़ करी है, इरिगेशन कितनी करी है, बारिश कितनी हुई है, टेम्परेचर कितना था, इत्यादि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक या एक से अनेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, राइट? और आप क्या चाहते हो? आप इस डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर चाहे एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में एक संबंध निकालना चाहते हो, और उस संबंध को आप किसी एक मैथमेटिकल इक्वेशन से दिखाना चाहते हो। और जब भी हम इस संबंध को निकालने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक संबंध एज्यूम करना होगा कि हम ये मानते हैं कि उस डेटा में एक ये वाला हमारा फॉर्म है जो वहाँ पर उस डेटा को बहुत अच्छे से दिखाएगा। हो सकता है कि शायद ये ठीक ना हो, आपको हो सकता है कि जब आप अपना जो भी मॉडलिंग करने के बाद में आपको लगे कि नहीं, ये तो हमारा फंक्शन ठीक नहीं था, तो हो सकता है कि आपको फिर से एक नया कोई फंक्शन लेना पड़े और उसके ऊपर आपको मॉडल फिटिंग करना पड़े। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने रियल लाइफ में मॉडल की बात करते हैं ना, तो ऐसा बहुत कम होता है कि हमने जो एक फॉर्म लिया हुआ है वही मुझको मॉडल के रूप में एक बहुत अच्छा मिल जाए। ये हमारी इटरेटिव प्रोसेस होती है कि हम एक अपना मॉडल एज्यूम करते हैं, उसके ऊपर अपने डेटा को इस्तेमाल करते हैं और हम उस डेटा से मॉडल को फिट करने की कोशिश करते हैं और अंत में चेक करते हैं क्या हमारा मॉडल अच्छा आ गया। हमारे उसके अपने तरीके होते हैं
और अगर मॉडल अच्छा आ गया तो कोई बात नहीं, और अगर मॉडल अच्छा नहीं आता है तो हम फिर से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या हम अपने पूरे फंक्शन को हम बदल देते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमको एक अच्छा मॉडल नहीं मिल जाता है। और अच्छा मॉडल क्या होगा? अच्छा मॉडल वही तो होगा जो अगर हम उस मॉडल को इस्तेमाल करें और जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर हम कहते हैं, तो हमको जो भी आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैसी तो होनी चाहिए जैसा कि रियल लाइफ में आ रही है। कि अगर हम एक रियल लाइफ में कहते हैं कि अगर हम अपने खेत में 5 किलो खाद डालते हैं तो सपोज हमको 100 किलो पैदावार मिल रही है। तो जो हमारा मॉडल है इसमें भी अगर हम इनपुट वेरिएबल में दें कि हम 5 किलो खाद डाल रहे हैं, तो इस मॉडल को भी हमको दिखाना चाहिए कि हमारी जो पैदावार आएगी वह 100 किलो ही होगी, 100 किलो के आसपास भी हो सकती है। और यही जो हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, यही हमारा अल्टीमेट होता है स्टैटिस्टिक्स में। हम इसी को निकालना चाहते हैं क्योंकि इस मॉडल की सहायता से हम बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। आपने देखा है कभी हमारे देश में जो हमारी सरकार है ये अनाउंस करती है कि हम इस साल इतने टन गेहूं या चावल को हम बाहर से इंपोर्ट करने वाले हैं या कुछ और उसका इंतज़ाम करते हैं, तो कैसे करते हैं? वो यही मॉडल की सहायता से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस आने वाले समय में हमारे देश में चावल या गेहूं की कितनी खपत होने वाली है, राइट। और उससे उनको पता चल जाता है कि उनकी कितनी खपत होने वाली है, और साथ ही उनके पास मॉडल होता है जहां से वो ये पता कर सकते हैं कि इस साल हमारे देश में गेहूं या चावल की कितनी पैदावार होने वाली है। और वो दोनों का एक वो अंतर देख लेते हैं और उसकी बेसिस पे वो अपने फैसले कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने भांति भांति के मॉडल्स का ही तो इस्तेमाल किया है, और उन्हीं मॉडल्स का इस्तेमाल करके आपको भविष्य में क्या होने वाला है वो आज पता चल जाता है, जिसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग, राइट। तो अब मेरे सामने ये सवाल है कि हम अपने मॉडल को अपने इस डेटा की बेसिस पर कैसे निकालें। और जिस तरह के उदाहरण या जिस तरह के टूल्स आपने पहले पढ़ के रखे हैं, जैसे कॉरेलेशन कोएफिशिएंट के संदर्भ में, वहाँ पे आपने खाली डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप निकाली थी, लेकिन अब हम उसकी लीनियर रिलेशनशिप को भी हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में निकालना चाहते हैं, राइट। और इस मॉडल को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत से एस्टिमेशन के तरीके होते हैं यहाँ पर, लेकिन हम एक हमारा तरीका होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और उस लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटा की बेसिस पर एक मॉडल निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो भी हमारा मॉडल होता है ना, मॉडल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है पैरामीटर। दोनों में क्या अंतर होता है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बहुत छोटा सा, आपने पढ़ के रखा है कि आपकी जो इक्वेशन होती है y = mx + c होती है, जो एक लीनियर इक्वेशन होती है और जो एक लाइन की इक्वेशन को दिखाती है। m क्या होता है? उस लाइन का स्लोप होता है जो वो x एक्सिस पर बना रही है, और c क्या होता है? वो जो y एक्सिस पर जहाँ पर वो लाइन उसको काटती है वो उसका पैरामीटर होता है। अब अगर देखिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक है xy और एक है mnc। अब मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ और आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सवाल सही है। मैं अगर आपको x और y की वैल्यू बता दूँ कि अगर मैं कहूँ कि x = 1 एंड y = 2 और m और c की वैल्यू को नहीं बताऊँगा, तो क्या आपको इस y = mx + c जो हमारी लाइन है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? नहीं, आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 2 = m + c। इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं कहूं कि आपको मैं x और y की वैल्यू नहीं बताऊंगा, मैं आपको m और c की वैल्यू बताऊंगा कि m = 2 और से y और c = 3, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y = 2x + 3। अब मुझे ये बताइए, जब मैंने आपको बताया आपकी इक्वेशन है y = 2x + 3, क्या आपको इस लाइन के बारे में सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता चल गई? किसका स्लोप क्या है, ये x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काटती है, अगर हम x की वैल्यू ये देंगे तो y की वैल्यू कहाँ पर आएगी, इत्यादि। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो चीज़ें थी, xy और mnc,
दोनों में क्या अंतर है? एम और सी जो हैं ये हमारी इस लाइन के पैरामीटर हैं। पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अपनी इस लाइन के पैरामीटर मिल जाते हैं तो मुझे उस लाइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब अगर हम अपने किसी लीनियर मॉडल की बात करेंगे तो वो भी हमारा एक लीनियर जो इक्वेशन होती है y = mx + c, इसी की तरह का तो होगा। तो अगर मैं अपने पैरामीटर की वैल्यू को निकाल लूँ तो मुझे पूरा मॉडल मिल जाएगा। और सबसे बड़ी मेरी समस्या यही तो है कि मुझे m और c की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमारे पास डेटा है और हम कोशिश करते हैं कि इस डेटा की बेसिस पर हम अपने इस m और c की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही मुझे m और c की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास एक अच्छा सा स्टैटिस्टिकल मॉडल आ जाएगा, राइट। तो ये काम हम आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में करने वाले हैं और साथ ही में हम इसको आपको आर में करके दिखाएंगे भी, राइट। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इस लेक्चर की स्लाइड कहाँ से मिलेंगी। इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा स्वयं प्रभा। आप स्वयं प्रभा के अंदर आइए, वहाँ पर आपको एक जो आपके कोर्स का एक टाइटल दिखाई देगा, उसके अंदर जब आप आओगे तो आपको इस लेक्चर की और इस कोर्स के सारे लेक्चर्स की जो स्लाइड्स हैं वो PDF फॉर्मेट में वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर उपलब्ध है। अब वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मुझे आपको खाली क्या बताना है, अपने होम पेज का एड्रेस। तो होम पेज के एड्रेस को ढूंढने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन पे चले जाइए और वहाँ पे जाके हमारा नाम टाइप कर दीजिए SHALABH और साथ में आप हमारा जो इंस्टीट्यूट है IIT कानपुर उसका भी नाम टाइप कर दीजिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज वहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा और उस होम पेज में जा कर के आप इस इन स्लाइड्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो हमारे होम पेज का जो एड्रेस देखिए ये है। तो देखिए हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वो है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब होता है स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत हो रही है ना तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। आपके फ़ोन में कोई ना कोई फ्री एप्लीकेशन होगा, जिसके द्वारा आप इसको स्कैन कर सकते हैं और जब आप स्कैन करेंगे तो देखिए आपको इसी होम एड्रेस पर ले आएगा, राइट। ओके, तो चलिए अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों के बीच में कोई ना कोई एक संबंध एग्जिस्ट करता है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशनशिप है। और हम ये भी मानते हैं कि एक वेरिएबल का जो आउटपुट है वह किसी अगले वेरिएबल द्वारा अफेक्ट होता है और वह वेरिएबल हमारे एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। जैसे आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि किसी भी जो हमारी खेती होती है उसकी जो पैदावार होती है वो हमारी क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र के बढ़ने के साथ में बढ़ जाती है। ऐसी आप अगर जो आपका बिजली का पंखा होता है उसमें देखें कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता जाता है तो उस पंखे का जो RPM है, रोटेशन पर मिनट, वो बढ़ता जाता है। तो इस दोनों केसेस में देखिए क्या है, यील्ड और स्पीड ये आपका क्या है, आउटपुट वेरिएबल है। और जो आपके क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र है और जो वोल्टेज है ये आपका क्या है, ये आपका इनपुट वेरिएबल है, राइट। और इसी तरह से आप अगर देखें कि जब हमारा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। इसका मतलब यह है कि पानी के कंजम्पशन टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है, राइट। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे मैंने एक एक वेरिएबल लिए हैं, उसी तरह से आप अगर देखें तो जो आपकी फसल होती है उसकी जो पैदावार होती है वह एक से ज़्यादा वेरिएबल पर भी तो डिपेंड करती है। जैसे कि फर्टिलाइज़र की कितनी क्वांटिटी है, बारिश कितनी हुई, वेदर का टेम्परेचर कितना है, सिंचाई कितनी हुई इत्यादि। अब देखिए खास बात क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आपके यहाँ पे आउटपुट और इनपुट दो तरीके की वेरिएबल है। तो अब जो आउटपुट वेरिएबल आपका है देखिए ये आपका इनपुट पर तो डिपेंड करता है, लेकिन क्या उल्टा भी होता है? नहीं होता है। अगर हम कहें कि आप अगर क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र बढ़ाते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन अगर पैदावार बढ़ाते हैं तो क्या क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र भी बढ़ जाती है? नहीं होता ऐसा। उसी तरीके से अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है, हमारे रोटेशन पर मिनट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या रोटेशन पर मिनट को बढ़ा दें तो हमारा क्या वोल्टेज बढ़ जाता है? ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो इसी तरह के हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों के बीच में कोई ना कोई
एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है, और दोनों और हमारे पास दो तरह के वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल, और जो भी आउटपुट वेरिएबल है वह हमारे इनपुट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अब इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम भांति भांति के मॉडल्स के थ्रू हम दिखा सकते हैं। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल कुछ नहीं है, मॉडल बहुत ही आसान सी चीज़ है। मॉडल जो आपके आउटपुट और इनपुट वेरिएबल है वह उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, राइट। और वह जो हमारा एक रिलेशनशिप संबंध ऐसा है जो उस फिनोमिना को, जो हमारा ये घटना हो रही है या जो भी हमारा इवेंट हो रहा है उसको ये दिखाने की कोशिश करता है। और जैसा आपको मैंने बताया, ये कोई भी हमारा संबंध है ये हमारा वेरिएबल और पैरामीटर द्वारा दिखाया जाता है। और मैंने अभी आपको उदाहरण लेकर के y = mx + c लाइन में आपको ये बताया कि क्या चीज़ वेरिएबल होती है और क्या चीज़ पैरामीटर होता है, राइट। अब जब हम संबंध की बात करते हैं तो हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के संबंध हो सकते हैं, हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की रिलेशनशिप हो सकती हैं, और हम उनको ब्रॉडली दो क्लासेस में, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो भी अब हमारा कोई भी अगर फिनोमिना होता है, कोई घटना हमारी हो रही है, तो उसमें से हमारे जो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स। इनपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो आपके कंट्रोल में होते हैं, आप उसको अपनी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होता है वह यूजुअली आपके कंट्रोल में नहीं होता है, और वह उन इनपुट वेरिएबल्स की आपने जो जो वैल्यूज़ दी हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि हम अगर एक उदाहरण लें कि किसी भी स्टूडेंट के जो इम्तहान में नंबर आते हैं वो उसके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज़ पर डिपेंड करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ाई ज़्यादा करता है उसके ज़्यादा नंबर आते हैं, राइट। तो जो नंबर है, इम्तहान में आने वाले नंबर हैं, वह तो स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, कि हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, राइट। उल्टा तो नहीं ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि जो हमारे स्टूडेंट के नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी हैं ये इनपुट हो गए, और जो उसका आउटपुट क्या हो गया, उसके मार्क्स, राइट। उसी तरीके से अगर आपकी कोई भी खेती होती है वो हमारी रेनफॉल, बारिश या जो वेदर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये हमको पता है। तो इस केस में क्या हुआ कि रेनफॉल और जो आपका टेम्परेचर है ये आपके क्या हो गए, ये आपके इनपुट वेरिएबल हो गए, और आपका यील्ड ऑफ द क्रॉप जो उसकी पैदावार है क्या हो गई, ये आपकी आउटपुट वेरिएबल हो गए। लेकिन क्या मुझे ये बताइए, क्या इसका उल्टा भी होता है कि क्या कभी रेनफॉल और वेदर टेम्परेचर भी यील्ड को पर डिपेंड करता है कि अगर हमारी फसल बढ़ जाएगी तो हमारा बारिश ज़्यादा होगी या हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो नहीं होता। तो जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह ये है कि जो भी हमारा फिनोमिना होता है उसमें से हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट, लेकिन वह वेरिएबल आपको स्वयं नहीं बताते हैं कि हम इनपुट वेरिएबल हैं और हम आउटपुट वेरिएबल हैं। ये सिर्फ आपको सोचना पड़ता है, और ये आपको उस जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फिनोमिना हो रहा है, घटना हो रही है, उसको देख करके इसका फैसला करना पड़ता है कि उसमें से कौन सा आपका इनपुट वेरिएबल है और कौन सा आउटपुट वेरिएबल है। तो अब ये मान लेते हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पे पहली कंडीशन को लेते हैं जहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक इनपुट और एक आउटपुट वेरिएबल है, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यूजुअली जो हमारा y होता है, y से हम अपने आउटपुट वेरिएबल को दिखाते हैं और x से हम अपने इनपुट वेरिएबल को दिखाएंगे, राइट। और इसके पीछे शायद कारण यही होता है कि अगर हमको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लेनी है y = mx + c, तो मुझे पता है कि y = mx + c में जो हमारा y की वैल्यू होती है वो x पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए शायद। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमने कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे आएंगे कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया,
जैसे कि हम एक यहीं पे बात करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र का और ईल्ड है। तो फर्टिलाइज़र को आपने दिखा दिया x से और ईल्ड को दिखा दिया y से। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने फर्टिलाइज़र ली सपोज़ 2 किलो, और यहाँ से आपकी ईल्ड आपको मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई सपोज़ 25 किलो। तो ये जो वैल्यू है 2 किलो, इसको हम दिखा देंगे x1, और ये जो हमारी 25 किलो वैल्यू आई, इसको हम दिखा देंगे y1। उसी तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यू को अब चेंज कर देंगे, हम 3 किलो कर देंगे, तो हमको y की वैल्यू हो सकता है मुझको 30 किलो मिल जाए। तो ये जो 3 किलो वैल्यू आई है, इसको हम दिखा देंगे x2, और जो 30 kg की वैल्यू है, इसको हम दिखा देंगे y2। और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको हम n टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लेंगे, और हमारे पास इस तरीके के x1, y1, x2, y2, xn, yn पेयर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इस डेटा को प्लॉट कर देंगे। अब प्लॉट करना भी आपको आता है, तो जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ पता चल जाएगा कि डेटा के बीच में जो आपस में संबंध है वो कुछ लीनियर टाइप का आ रहा है। और आपको क्या करना है, आपको इसी इक्वेशन का डिटेल निकालना है, ये कि ये कौन सी इक्वेशन है, राइट। कौन सी इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये हमारी इक्वेशन, अगर हम मान लें कि ये mx प्लस c है, तो यहाँ पे m और c की वैल्यू क्या है, यही तो आपको निकालना है। कोई भी लाइन में आपको पता है कि अगर आपको m और c की वैल्यू मिल जाती है तो आपको उस लाइन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और इसके लिए हम अपने ग्राफिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर सभी का इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसे कर्व की या एक ऐसे लाइन को निकालने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा मुझको ये पता चल जाए कि ये जो मैंने लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन क्या है, राइट। चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी कई बार लिया है। अब इसको यहाँ पे हम आपको इसमें से कुछ करके दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे इस इक्वेशन को निकालेंगे। तो देखिए ये वही डेटा है जहाँ पर मैंने 20 स्टूडेंट का हमारे पास एग्जामिनेशन डेटा आया था, और उनको 500 में से नंबर दिए गए थे, और हमने उस स्टूडेंट से पूछा कि उन्होंने हर हफ्ते कितने घंटे पढ़ाई करी है। तो जैसा कि पहले स्टूडेंट ने बताया कि उसने हर हफ्ते 30 घंटे पढ़ाई करी थी, तो उसके 337 नंबर आए। दूसरा स्टूडेंट हमारा क्या था, उसने 25 घंटे पढ़ाई करी थी, तो उसके 316 नंबर आए। उसी तरीके से जो आपका 20वां स्टूडेंट था, उसने 41 घंटे पढ़ाई करी थी और उसके 450 450 नंबर आए। इसी तरीके से ये देखिए आपका पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हो गए, राइट। अब आपको ये बताइए कि इसमें से कौन सा आपका होगा x, कौन सा आपका होगा y। जो आपके नंबर आए हैं y, ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, इसको हम y से डिनोट कर देंगे। और जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ पर वीक, कितना स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है, ये हमारा इनपुट वेरिएबल है, तो उसको हम x से डिनोट कर देंगे। तो देखिए ये जो पहली वैल्यू हो गई, ये आपकी क्या हो गई, x1 y1, अर्थात ये वैल्यू क्या है 23 337। उसी तरह से जो आपकी जो सेकेंड वैल्यू है, ये क्या है x2 y2, अर्थात यह है आपकी 25 316। इसी तरीके से आपके देखने आपके यहाँ पे x20 y20 वैल्यूज़ निकालनी। अब ये तो देखिए हमको मानना पता पड़ेगा, और ये मुझको पता भी है कि स्टूडेंट जितने घंटे पढ़ाई करते हैं उनके नंबर उतने अच्छे आते हैं। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को मैंने 2 डेटा वेक्टर्स में स्टोर कर लिया, मार्क्स और आवर्स। लेकिन फिर से मैं आपको देखिए बताऊंगा, ये आपका पेयर्ड डेटा है कि आपका जो पहली वैल्यू थी x1, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है 337। तो देखिए ये वाली जो मार्क्स डेटा वेक्टर की पहली वैल्यू है और जो आवर्स डेटा वेक्टर की पहली वैल्यू है, ये हमारा एक पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से जो हमारी ये दूसरी वैल्यू है 316 और 25 मार्क्स और आवर्स डेटा वेक्टर में, ये हमारा दूसरा पेयर है, राइट। जैसे देखिए ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास सारा डेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया, ओके। और उस डेटा को मैंने इसी तरीके से C23, 25, 26 इत्यादि करके दिखा दिया। अब इसको सबसे पहले मैंने प्लॉट कर लिया। तो अब इसको हम जैसे देखिए प्लॉट करते हैं, इस डेटा को देख करके आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर आपने लिया है आवर्स x एक्सिस पर और y एक्सिस पर लिया हुआ है मार्क्स। आपको देख करके क्या लगता है, क्या इनके बीच में कोई संबंध है? तो अब इस पिक्चर को देख करके आपको तो ये तो क्लियर हो गया कि यस, आवर्स और मार्क्स के बीच में कोई ना कोई संबंध तो है, राइट। लेकिन ये संबंध कैसा है, यह इंक्रीजिंग है, कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते जाते हैं, राइट।
अब हमारा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो मैंने हरे रंग की इक्वेशन बनाई है ना, एक लाइन बनाई है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है, और इसी सवाल का मैं उत्तर यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसी में अगर हम एक कोई हाइपोथेटिकल लाइन एक बना लेते हैं, हमको नहीं पता कि इसकी इक्वेशन क्या है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से हमें डेटा की जो टेंडेंसी है हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल मान लिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले आपको एक फंक्शनल फॉर्म एज्यूम करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल फॉर्म एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ये एक लाइन हो सकती है। तो और यहाँ पे मैंने देखिए इसी लाइन को मैंने लाल रंग से आपको दिखाने की कोशिश भी करी है। अब देखिए, कोई भी अगर लाइन अगर होती है तो उसकी इक्वेशन आपने क्या पढ़ के रखी है, ये ऐसी होती है, y = mx + c। आपको यहाँ पे क्या होते हैं, m और c क्या होते हैं, ये आपके पैरामीटर्स होते हैं, और x और y क्या होते हैं, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो एक इंडिकेशन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट वैल्यूज़ को दिखाने के लिए जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं उनको तो हम जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं ABCD उनसे दिखा देते हैं, और जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनको हम जो ग्रीक अक्षरों के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, उनसे हम दिखा देते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, m और c की जगह जरा हम अल्फ़ा बीटा को यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हम जो भी हमारी स्टैटिस्टिक्स की भाषा होती है हम उसको यहाँ से उसी की भाषा में हम बात करेंगे। तो हमने ये मान लिया कि अगर हम कह दें कि x हमारा है आवर्स और y हमारा है मार्क्स, तो ये जो लाइन है ये हमारी लाइन y = अल्फ़ा + बीटा x है। तो अल्फ़ा आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट टर्म हो गया, जैसे आपका c होता है, और बीटा क्या हो गया, जो आपका स्लोप पैरामीटर हो गया, जैसे आपका m होता है। अब इसी लाइन को देखिए मैंने यहाँ पर इस लाल रंग से दिखाया है, ये मेरी अंदाजन है कि हो सकता है कि हमको कुछ ऐसे ही लाइन यहाँ पर मिल जाए। राइट, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस लाइन को पता करने के लिए अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर पता चल जाए कहीं से, तो ये हमको लाइन पूरी तरीके से पता चल जाएगी और हमारा मॉडल भी हमको पता चल जाएगा। तो अब इसको कैसे किया जाए, तो चलिए हम एक काम करते हैं। देखिए, अब इसमें से आप अगर देखिए, आप यहाँ पर पहले ऑब्जर्व करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भी देखिए लाइन पास हो रही है, राइट, इसमें से देखिए ये एरर हो रही हैं, राइट, कुछ देखिए एरर से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइन के ऊपर हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपकी लाइन के नीचे हैं। राइट, तो इसी को ज़रा सा हम और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे ये बताइए कि अगर हम कहें कि अगर ये लाइन ऐसी होती कि सारे पॉइंट्स हमारे इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी प्रकृति में हो रहा है, जो एक प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से हो रहा है, वह इसी लाइन के द्वारा कंट्रोल होता? लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन आप क्या एज्यूम कर रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो कि इस लाल इक्वेशन की जो लाइन है, ये जो लाल रंग की मैंने एक लाइन खींची है, इसकी इक्वेशन क्या है, y = अल्फ़ा + बीटा x। तो आप तो ये मानते हो कि ये सारे पॉइंट को आइडियली इस लाइन के ऊपर ही तो होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, ये आपकी लाइन से हट गए हैं। और देखिए इनका हटने का कारण पता क्या है, नेचुरल या रैंडम वेरिएशन। तो आप ये मानते थे कि हमें देखिए उसी लाइन को यहाँ पर ये बनाया है कि आप ये चाहते थे कि हर एक पॉइंट ये जो है इसी लाइन पर लाई करे। लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि ये सारे पॉइंट इसी लाइन पर एग्जैक्टली लाई नहीं कर रहे हैं। इसी से मैंने आपको देखिए एक जो ये वाला हिस्सा है इसको मैंने और बड़े साइज में करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये आप जो ऑब्जर्व करते हो, और आप कायदे से क्या बात करते हो कि कायदे से इस पॉइंट को इस जगह पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए। राइट, अब जो यहाँ पर होना चाहिए और जो आप प्रैक्टिस में रियल लाइफ में ऑर्डर में जो ऑब्जर्व कर रहे हो, इसके बीच में कुछ देखिए अंतर है ना।
तो ये अंतर क्यों है? हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ एरर हमारी है। ये एरर क्यों हो रही है, या ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इस लाइन से ऊपर या नीचे डेविएट क्यों कर रहे हैं, राइट? तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा जो रैंडम फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये उन सभी फैक्टर्स के कारण हो रहा है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि अगर आप एग्रीकल्चर में भी आइए, आपने कहा कि मैंने पूरे खेत में 2 किलो फर्टिलाइज़र डाली है, तो आपको क्या लगता है कि उस खेत के हर हिस्से में समान क्वांटिटी की फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रही है? हो सकता है कहीं पे फर्टिलाइज़र का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कहीं पर फर्टिलाइज़र का कंसंट्रेशन कम हो, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप क्या उस फर्टिलाइज़र के कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको उत्तर आएगा नहीं, ये हमारे बस के बाहर की बात है, ये तो प्रकृति का काम है। तो हम चूँकि प्रकृति से तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम, बल्कि हम प्रकृति के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे डेटा में एक एरर हो रही है। ओके, अब आपको देखिए, कोई भी अगर आप काम ऐसे ही तो करते हो कि जिस काम में उस कार्य में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अगर मिस्टेक होने के चांसेस हैं तो आप उस कार्य को ऐसे करते हो कि उसमें से जो कुल एरर हो रही है वो कम से कम हो। अब आइडियली तो ये कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी एरर का अमाउंट 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम एरर तो कभी 0 नहीं कर पाते, आखिर इंसान है, तो हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही देखिए बात है कि जो भी स्टूडेंट इम्तहान देने जब जाता है, वह कभी सोच के नहीं जाता है कि उससे कोई इम्तहान में मिस्टेक होने वाली है, लेकिन इम्तहान में बहुत बार उससे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो कभी कभी उसके लिए बहुत ही ऑब्वियस होता है कि उससे ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह क्या है, देखिए ये तो हमारा जो प्रकृति है। अब उस समय आपका दिमाग में क्या आया, आपसे क्या कोई मिस्टेक जाने अनजाने हो गई, उसको तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। तो वो हमारी क्या है, रैंडम एरर है, वो हमारी कंट्रोल के बाहर है। तो हम, लेकिन फिर भी हम अपना इम्तहान उसी तरह से लिखते हैं जिससे कि हमारे इम्तहान में इस तरह की रैंडम मिस्टेक कम से कम हो। तो उसी तरीके से हम अपनी सांख्यिकी में भी जब इस मॉडल को निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा मॉडल हमने एक एज्यूम किया हुआ है, वो एज्यूम किया है y = अल्फ़ा प्लस बीटा x, राइट। इसमें से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ऐसे निकालेंगे सच दैट कि ये जो हमारी एरर्स हो रही हैं ये हमारी कम से कम हो, राइट। अब आप देखिए हर एक पॉइंट में एक एक एरर हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, इन एरर को हम एक नाम देते हैं, जैसे कि ये हमारी एरर हो गई E1, ये, और ये हमारी एरर हो गई E2 इत्यादि इत्यादि। तो हर एक पॉइंट की हमारी एक एरर है, E3, E4, E5, E6, E7, कुछ भी हो सकती है। आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है तो आपके पास 20 ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगर आप ध्यान दीजिए, कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर हैं और कुछ पॉइंट्स इस लाइन के नीचे हैं, राइट। तो अब ये बताइए, आप अगर इन एरर्स को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि कौन सी एरर लाइन के ऊपर है और कौन सी एरर लाइन के नीचे है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हैं उसको हम प्लस साइन से दिखा देंगे उनकी एरर को, और जो हमारे पॉइंट्स इस लाल लाइन के नीचे हैं उनको हम माइनस पॉइंट से दिखा देंगे, राइट। और लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने अल्फ़ा और बीटा को ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे कि ये इस हमारे कुल डेटा में, सारे डेटा में जो एरर हो रही है, जो हमारी E1, E2, E20 हो रही है, यह टोटल एरर हमारी कम से कम होनी चाहिए, राइट। तो हम इस एरर को मिनिमाइज़ करना चाहेंगे। अब सवाल आता है कि इस एरर को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, क्यों? पहली बात तो यही है कि इसमें से देखिए कुछ एरर है जो आपकी इस लाइन के ऊपर है, कुछ एरर है जो इस लाइन के नीचे है। तो इनको हमने मान लिए, एक हमने जो ऊपर की एरर है उसको मैंने दिखा दिया E1 से, और जो लाइन के नीचे की एरर है उसको मैंने दिखा दिया E2 से, राइट। और हम ये मान लेते हैं कि जो इस लाइन के ऊपर की मान लीजिए जो एरर है वो पॉजिटिव है। तो अगर इसको मैंने पॉजिटिव माना है तो जो लाइन के जो नीचे की एरर है वो अपने आप से नेगेटिव हो जाएगी, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। और ये जो हम प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपने जो एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाई है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, राइट।
अब हम क्या करेंगे, हमको इंडिविजुअल एरर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो टोटल एरर में इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आपकी एरर्स हो रही हैं जैसे E1 है, E2 है, अप टू E20 है, हम सभी का सम कर लेंगे क्योंकि हमको टोटल एरर निकालनी है। अब मुझे बताइए ऐसा करने से क्या होगा। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एरर्स आई हैं इसमें से जो एरर इस लाइन के ऊपर होंगी वो तो पॉजिटिव होंगी और जो आपकी एरर इस लाइन के नीचे होंगी वो आपकी नेगेटिव होंगी। तो जब आप इनका टोटल सम करने की कोशिश करेंगे, i गोज फ्रॉम 1 to 20 ei, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ एरर पॉजिटिव हैं और कुछ एरर नेगेटिव हैं। तो जब आप इनको सम करने की कोशिश करेंगे और इनके डेविएशन को सम करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इनका सम 0 के आसपास आ जाए। तो जब ये सम अगर 0 के आसपास आ जाएगा तो इसको देख करके तो ऐसा लगेगा जैसे आपके इस डेटा सेट में कोई मिस्टेक है ही नहीं, कोई एरर है ही नहीं, राइट। तो अब हम इसको तो इस वाली कंडीशन को कैसे हैंडल किया जाए। आपको याद होगा जब हमने अपने वेरिएंस के बारे में बात करी थी और जब हमने अपने जो भी वेरिएबिलिटी को क्वांटिफाई करने की बात करी थी तो भी हमने इसी तरह की बात करी थी कि जो हमारे डेविएशंस होते हैं उनको अगर हम सम करने की कोशिश करेंगे तो उनका टोटल हो सकता है कि 0 के आसपास आ जाए और वो दिखाएगा कि उसमें कोई सिस्टम में एरर नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, उसके अंदर वेरिएबिलिटी तो होती। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने उन डेविएशन को या तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए ले ली थी या हमने उसको स्क्वायर कर दिया था। आपको मैं बताऊं, ऐसे ही कुछ बात हम यहाँ भी करने वाले हैं। हम इसमें से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते हैं और हम इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो शायद उनके बारे में यहाँ पर बात करना शायद उपयुक्त नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम इन जो एरर्स आई हैं, जो हमारे इस लाइन से डेविएशंस हो रहे हैं, उनको हम स्क्वायर करके हम उनका सम निकालते हैं। तो ये मुझको टोटल टाइप का एरर दे देगा। जैसे हम ले देंगे i गोज फ्रॉम 1 to 20 ei स्क्वायर, राइट। अब चलिए इसको करते हैं। अब दूसरी बात तो ये हुई कि जब आप ये मान रहे हो, मान लीजिए हम अगर इसी डेटा की बात अगर आप करते हैं तो आप ये मान रहे हो कि ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं इनको इस लाइन पर होना चाहिए, राइट। या अगर हम कहें कि इसी में बात करें कि ये जो हमारा पॉइंट है इसको इस लाइन पे होना चाहिए और ये आपका क्या है पॉइंट, जैसे आपने ले लिया कि ये आपका पॉइंट है x1 y1 ये वाला, और आप अगर यहाँ पे बना दें कि ये आपकी है x एक्सिस और यहाँ पर आपकी है y एक्सिस, तो आपका क्या हो जाएगा कि इस जगह पर तो आपका हो गया यहाँ पर x1 और यहाँ पर आपका क्या हो गया y1। अब आप क्या कहते हो कि इस पॉइंट को कायदे से इस जगह पर होना चाहिए था, इस लाइन पे अगर ये होता पॉइंट तो इस जगह पर होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मैंने कैपिटल Y1 से दिखा दिया, राइट। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम कहते हैं, मैं इसको देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, कि अगर हम ये कहते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर होता तो हमारा मॉडल ये वाला होता, जो मेरी लाल रंग की लाइन है। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो हमारा पॉइंट है x1 y1 ये वाला, ये इस लाइन पर कैसे आएगा। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा x, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन सारे आ रहे हैं, ये अगर हमारी इसी लाइन पर सारे के सारे पॉइंट्स लाई करेंगे तो हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ एक मिस्टेक हो रही है, एक एरर हो रही है और उसके कारण एक डेविएशन उत्पन्न हो रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जो हमारा मॉडल था ये y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये हमारा हर एक xi yi के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। हर एक x1 y1 x2 y2 xn yn ऑब्जर्वेशन के लिए इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए
इस इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने इस इक्वेशन y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई में हम एक टर्म यहाँ पे ऐड कर देते हैं ई आई। अब देखिए क्या हो गया कि जैसे ही मैंने अगर ई आई करने की कोशिश करी, आप अगर समझने की कोशिश करिए तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें मैंने ई आई को ऐड कर दिया, तो देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पर एक लाइन ऐसी निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से पास होती हो, और साथ ही अगर वो वहाँ से पास नहीं होती है तो जो हमारे पॉइंट्स का इस लाइन के साथ में डेविएशंस हो रहा है वो हमारा कम से कम हो। और यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, फिटेड लाइन। फिटेड लाइन हमारी वो होगी जो हम इस सिद्धांत को का पालन करते हुए हम जो इक्वेशन निकालेंगे, राइट। तो अब हमको क्या करना है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स आई वाई आई, और हमको इन एक्स आई वाई आई को इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारी इक्वेशन आ गई है वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई आई, इसमें से मुझको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ऐसे निकालना है जैसे कि जब हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जब आएगी तो उसके द्वारा जो हमको लाइन प्राप्त होगी वह इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स से पास होगी, और अगर पास नहीं होती है तो हर एक पॉइंट का इस लाइन के साथ में जो भी डेविएशन हो रहा है वह मिनिमम होगा, कम से कम होगा, राइट। तो देखिए ये जो हमारा इवन हो गया, ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू इस y एक्सिस पर ये जो वैल्यू आई थी, यहाँ पे थी स्मॉल y1, यहाँ पे थी कैपिटल Y1, ये इनके बीच का अंतर हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका रैंडम है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये रैंडम एरर्स हैं, राइट। तो ये जो ई आई है ये बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो डेटा सेट आपने ऑब्जर्व किया है, और अगर आप अपना कोई मॉडल निकालते हैं और अगर वो मॉडल बिल्कुल सही है तो उसके द्वारा जो भी आपको y की वैल्यू मिलेगी वह क्या होगी, उसके बीच का अंतर दिखा रहा है आपको। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हमारा जो मॉडल आपने ले लिया वो आपको हो गया y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, और ये मॉडल आपके हर एक ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। ओके, अब हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को ऐसे निकालते हैं, अर्थात हम अपने इक्वेशन जो हमारी लाइन की इक्वेशन उसको ऐसे निकालते हैं जैसे कि ये हमारी लाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ इन डेटा पॉइंट से पास हो, और इसमें से ये जो हमारा एरर्स हो रही हैं इनका हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम हो, कम से कम हो, राइट। तो देखिए अब मुझे आप ये बताइए, जब मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है तो आपकी ई आई यहाँ से क्या हो गई, वाई आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स आई, ये तो हो गई। और अगर हम सम ऑफ स्क्वायर्स करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा, आई गोज़ फ्रॉम 1 to n समेशन ई आई स्क्वायर, अर्थात समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स आई होल स्क्वायर, ये तो होगा। अब आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको ऐसे निकालनी है सच दैट कि ये वाली क्वांटिटी हमारी मिनिमम हो जाए, यही तो करना है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसी क्वांटिटी को हम ऐसे निकालते हैं, और यही तो हमारे पैरामीटर्स हैं अल्फ़ा बीटा। तो हम कह सकते हैं कि अब मुझको अपने पैरामीटर अल्फ़ा और बीटा को ऐसे निकालना है सच दैट कि जो हमारी लाइन हमको जो मिलेगी वो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन से पास हो, और जिसमें हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स हमारा कम से कम हो, और इसी को बोलते हैं हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको अपनी ये जो क्वांटिटी है समेशन ई आई स्क्वायर, इसको मुझको मिनिमाइज़ करना है, और मिनिमाइज़ करने के लिए जैसे मैंने बताया इसी क्वांटिटी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, एस इज इक्वल टू समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स आई होल स्क्वायर। अब सवाल आता है कि इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो आपको गणित में आपने पढ़ के रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होता है जो कि किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने में आपकी सहायता करता है। तो उस फंक्शन में हम क्या करते, इस सिद्धांत को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन को उन पैरामीटर्स के संदर्भ में, के सापेक्ष में हम उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं,
और डिफ्रेंशिएट करके हम उनको 0 के बराबर पुट कर देते हैं और जो भी हमारी इक्वेशन की को सॉल्व करने से पैरामीटर्स की वैल्यू आती है वो उसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद वह वैल्यू उस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर रही है या मिनिमाइज़ कर रही है, इसको चेक करने के लिए हम अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो देखिए वही काम हम यहाँ भी करते हैं। हमने अपने इस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को मैंने एस से डिनोट कर दिया। ये देखिए यही क्वांटिटी हो गई समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई होल स्क्वायर। अब हम इस एस को हम अल्फा की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे और ये जो इक्वेशन आती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। और अगर आप इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा -2 समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई। अगर आप इसको देखिए हल करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, समेशन वाई आई गोज फ्रॉम 1 to n माइनस अल्फा टाइम्स आई गोज फ्रॉम 1 to n टाइम्स here 1 माइनस बीटा टाइम्स समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई इक्वल टू 0। तो देखिए ये समेशन वाई आई को हम कैसे लिख सकते हैं, n टाइम्स वाई बार क्या है आपका सैम्पल मीन, राइट। तो वाई बार को अगर हम लिख लें 1/n समेशन वाई आई तो ये आपका हो गया वाई बार माइनस अल्फा इंटू एन माइनस बीटा इंटू ये समेशन एक्स आई को कैसे लिख सकते हैं एक्स बार इंटू एन। तो एक्स बार आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपकी x1 x2 xn की वैल्यूज़ हैं ये उनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ओके। और इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जो आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वाई बार माइनस बीटा एक्स बार, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। लेकिन इस वैल्यू में एक समस्या है, वाई बार की वैल्यू तो आप अपने डेटा की बेसिस पर निकाल लेंगे, एक्स बार की वैल्यू भी आप अपने डेटा की बेसिस पर निकाल लेंगे, लेकिन बीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आपको तभी नोन हो सकती है जब आपको बीटा की वैल्यू मालूम हो, राइट। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपके एक्स बार और वाई बार की एक्सप्रेशन हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने इस सम ऑफ स्क्वायर को हम बीटा की के सापेक्ष हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो ये हमको एक और नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। ये जो इक्वेशन का हम कहते हैं नाम होता है नॉर्मल इक्वेशन। और इसको आप अगर देखिए ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी और इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू बीटा की आई है ना, ये कौन सी वैल्यू है, ये आपको अब तक अननोन थी, लेकिन अब इस वैल्यू को आप अपने एक्स और वाई के डेटा को की सहायता से एस्टिमेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू जिसको हम अपने डेटा की सहायता से निकाल सकते हैं उसको हम एक इंडिकेट करने के लिए हम इस बीटा के ऊपर एक टोपी पहना देते हैं और जिसको हम बोलते हैं बीटा कैप, राइट। तो ये जो जब हम कैप लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारी जो हमारा रियल डेटा हमारे हाथ में है उसकी सहायता से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। अब जब देखिए यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इस वैल्यू को अपनी अल्फ़ा की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो आपने देखिए यहाँ पे कहा था ना कि हमको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी अगर हमको बीटा की वैल्यू नोन है, तो हम बीटा की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बीटा इक्वल टू बीटा हैट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और इसके द्वारा आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो अब अल्फ़ा की वैल्यू आएगी इसको हम इंडिकेट कर देंगे अल्फ़ा हैट से, मतलब ये जो वैल्यू अल्फ़ा की है हम इसको अपने सैंपल की बेसिस पर निकाल सकते हैं। कैसे, हम अपने सैंपल की बेसिस पर एक्स बार निकाल सकते हैं, वाई बार निकाल सकते हैं और बीटा हैट भी निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा हैट के द्वारा मिल जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास दो तरह के सिंबल हो गए, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा हैट और बीटा हैट। तो जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये तो आपके पैरामीटर है और इनकी जो वैल्यू होती है ये अननोन होती है क्योंकि ये पॉपुलेशन में है, ये हमारे पॉपुलेशन के अंदर है। और ये जो हमारे निकले हैं अल्फ़ा हैट बीटा हैट ये हमारे सैंपल बेस्ड है, अर्थात ये मैंने सैंपल की वैल्यू से एस्टिमेट की हैं और इनको हम कहते हैं एस्टिमेटर्स। अर्थात ये जो अल्फ़ा हैट है ये हमारा अल्फ़ा का एस्टिमेटर है और बीटा हैट हमारा बीटा का एस्टिमेटर है। आज इसका देखिए शाब्दिक अर्थ से भी आप अगर आओगे तो क्या है, ये आपकी अल्फ़ा और बीटा की जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको एस्टिमेट करने की तो कोशिश कर रहा है, राइट।
और अब आपको ये मालूम करना है कि आपने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो अल्फ़ा और बीटा की, ये क्या इस फंक्शन जो आपने निकाला था समेशन ई आई स्क्वायर, जिसको आपने ऐसे डिनोट किया था, क्या इसको मैक्सिमाइज़ कर रही हैं कि मिनिमाइज़ कर रही हैं? तो राइट, तो आप इसको, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एस का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा और बीटा आप अगर निकाल दोगे और उसके अंदर आप अगर अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा हैट और बीटा इक्वल टू बीटा हैट आप रख दोगे, तो आपको ये दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, जो ये इंश्योर करेगी कि ये जो आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली हैं वो वैल्यू ऐसी हैं जो आपकी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर्स को मिनिमाइज़ कर रही हैं। और ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, बीटा की ये वाली वैल्यू और अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू, इनको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर्स एस्टीमेट। तो जो बीटा हैट है ये हमारा क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ बीटा है, और जो अल्फ़ा हैट क्या है, ये हमारा अल्फ़ा का लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट है। राइट, अब देखिए, अब हम अपने इस अल्फ़ा हैट और बीटा हैट को निकालने के बाद में क्या करते हैं, जो हमारा आपने उदाहरण लिया था आरंभ में, हम उसमें से इस मॉडल को निकालते हैं। तो देखिए वही हम वाला उदाहरण हम लेते हैं जहाँ पर मैंने 20 स्टूडेंट के नंबर लिए थे और वो हर स्टूडेंट हर हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करता है, इसके ऊपर मैंने वैल्यूज़ ली थी। अब देखिए यहाँ से आपके पास एक्स आई और वैल्यूज़ की और वाई आई की वैल्यूज़ आ गई। आपने यहाँ से सैम्पल में निकाली है वाई बार, इसको आपने जो भी आप कंप्यूट कर सकते हो, ये आपका आ गया 389.9। ऐसे ही आपने सैम्पल मीन ऑफ एक्स निकाल दिया, ये आपका हो गया 35.5। और ये जो बीटा की वैल्यू आपने निकाली है बीटा हैट से, इसको आपने अपने एक्स और वाई की डेटा पर कंप्यूट कर लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.3। और इसी वैल्यू को अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा हैट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अल्फ़ा हैट की वैल्यू आ जाएगी 168.65। अब देखिए, इस अल्फ़ा हैट और बीटा हैट की वैल्यू को आप अगर यहाँ पे लिख दें, मार्क्स अर्थात वाई इज इक्वल टू 168.65 प्लस 6.3 टाइम्स एक्स, तो ये क्या हो गया, वाई आपको कहता है मार्क्स इज इक्वल टू 168.65 प्लस 6.3 इंटू नंबर ऑफ आवर्स। तो ये देखिए क्या हो गया, ये आपको एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप मिल गई ना अपने नंबरों के बीच में, और जो कोई स्टूडेंट हमारा कितने घंटे स्टडी कर रहा है, आप इसी को तो बोलोगे ये हमारा क्या है, मॉडल। अब आपको देखिए ये मॉडल ऐसा मिल गया कि कोई स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछता है कि अगर मैं हफ्ते में 25 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो मेरे कितने नंबर आएंगे, क्या आप इसको यहाँ से बता सकते हैं? आंसर है हाँ। आपको खाली इतना ही तो करना है कि आप जहाँ पे आपने दिया हुआ आवर्स, आप उसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। और कोई स्टूडेंट अगर कहता है कि अगर हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और हमारे तो नंबर ऑफ आवर्स हमारे कितने हो गए, 0, तो भी आप क्या कहोगे कि उसके क्या उस स्टूडेंट के नंबर 0 आ जाएंगे? ऐसा हम उम्र नहीं होता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने क्लासेस अटेंड किए हुए हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ता है या वो अपने आप से कहीं और पढ़ता है, तो उसके नंबर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे। क्योंकि आपका सवाल था कि वह हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करता है, आपने उसको ये नहीं पूछा कि तुम लाइब्रेरी में कितना पढ़ते हो या कहीं पे किसी और माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश करते हो इत्यादि। तो ये हमारा एक मॉडल है, ऑल्दो ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल है। रियल मॉडल तो वही होगा जब आप कुछ रियल डेटा के ऊपर काम करेंगे। राइट, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और मैंने आपको ये दिखाया कि अगर आपके पास कुछ रियल डेटा अगर होता है और उसमें अगर आप किसी तरह की एक रिलेशनशिप को एज्यूम करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर एक लीनियर रिलेशनशिप को एज्यूम करते हैं, तो उनके पैरामीटर्स को निकाल करके आप उसका मॉडल निकाल सकते हो। अब सवाल ये था कि जो हमारे पास मॉडल के अननोन पैरामीटर्स हैं वो तो पूरी पॉपुलेशन के लिए है, और उसको कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स में इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन यहाँ पे शायद सारे मेथड्स को डिस्कस करना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि और भी मेथड्स हमारे पास होते हैं। लेकिन मैं आपको जो खास तौर पे ये बताना चाहता था कि जो पैरामीटर की वैल्यू अननोन थी, वो देखिए आपने अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स की सहायता से आपने इसको अपने डेटा को इस्तेमाल करते हुए उन वैल्यू को मालूम कर लिया।
और जो वैल्यू मालूम करी उन्हीं को हम बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। और अगर ये सैंपल बदल जाएगा ना तो ये वैल्यूज़ भी बदल जाएंगी। लेकिन अच्छी बात तो ये होनी चाहिए, हमने जैसे शुरू में बात करी थी कि जो भी आपका डेटा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो अगर आपका डेटा रिप्रेजेंटेटिव है तो जो आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कंप्यूट करी है उसमें अंतर तो आएगा, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर भी नहीं आएगा। और अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर आ रहा है तो आपको अपना जो भी डेटा है उसको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सैंपल तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव लिया था। लेकिन ये बहुत सारी बातें होती हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स में मॉडलिंग की बात करते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये था कि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि स्टैटिस्टिक्स का मॉडल क्या होता है और उसको निकालना बहुत कठिन नहीं होता है। राइट, अब आज तो मैंने इसको आपको मैनुअल कैलकुलेशन करके दिखाया, अगले लेक्चर में मैं आपको इसको सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा और इसके बारे में बाकी बातें करूंगा। राइट, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए, समझिए और मैं आपको अगले लेक्चर मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।